नाजरीन, चेरनोबिल जौहरी हादसा क्या है, ये सानहा सोवियत यूनियन में कब रोनुमा हुआ, कितने लोग इस हादसे की भेंट चढ़े, क्या वाकई इंसान उस इलाके में आबाद नहीं हो सकते, हादसे के बाद आने वाली तबाही ने किन किन यूरोपियन ममालिक को हिला कर रख दिया था, क्या सानहे के बाद थायराइड कैंसर में इजाफा हुआ था। मैं आपको इस वीडियो में तफसील से इस तारीख की सबसे बड़े जौहरी हादसे से मुतालिक बताऊंगी। 26 अप्रैल 1986 को सोवियत यूनियन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में तारीख का सबसे हौलनाक, खतरनाक और बदतरीन एटमी हादसा हुआ, जिसके बाद वहां अगले हजारों साल तक इंसान आबाद नहीं हो सके। आपके जहन में एक सवाल उभरेगा कि क्या ये हादसा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से भी ज्यादा खतरनाक था? तो इसका जवाब आगे वीडियो में बताऊंगी। सरे-10 चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हंगामी सूरत हाल इस वक्त हुई जब रिएक्टर नंबर 4 बेकाबू हो गया। पूरी इमारत शॉक व्यूज की वजह से लर्ज उठी। रिएक्टर के अंदर होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन से सब चौंक उठे। रिएक्शन की वजह से रिएक्टर के आगे शोलों की लपेट में आ गया था। धमाके से खतरनाक रेडियो एक्टिव मटीरियल यानी तापकार शुआएं निकली, जो सोवियत यूनियन और यूरोप के बाज इलाकों की फिजाओं में फैल गईं। तापकार शुआएं इस कदर नुकसानदेह और मजरे सेहत थी कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटमी बम के खतरात के मुकाबले में 400 गुना ज्यादा जहरीली थी। आखिर ये सानहा कैसे हुआ और इसके पीछे अवामिल क्या थे, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत यूनियन ने जौहरी हथियार बनाने का काम तेज कर दिया था। ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाए गए, जिसमें चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट भी था, जिसे 1970 में बनाया गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट से 16 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गाँव चेरनोबिल था। न्यूक्लियर पावर प्लांट में RBM के 1000 डिजाइन के 4 न्यूक्लियर रिएक्टर थे। RBM की न्यूक्लियर रिएक्टर की एक किस्म है। पहले 2 रिएक्टर का ऑपरेशन 1977 में शुरू हुआ, तीसरा 1981 और चौथे रिएक्टर में ऑपरेशन 1983 में शुरू किया गया। प्लांट में हर रिएक्टर 1000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। 4 रिएक्टर यूक्रेन की बिजली के तलब के लिहाज से 10% बिजली पैदा करते थे। चेरनोबिल प्लांट में रूटीन सेफ्टी टेस्ट के दौरान धमाका हुआ था। धमाका कैसे हुआ, ये जानने से पहले इस बात का इल्म होना जरूरी है कि न्यूक्लियर रिएक्टर काम किस तरह करते हैं। बिजली पैदा करने के लिए सादा अल्फाज में कहा जाए तो एक किस्म का पहिया घुमाना पड़ता है और मूवमेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है। हाइड्रो बिजली में जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो ये अमल पहियों को घुमा देता है, जिससे तवानाई पैदा होती है। विंड एनर्जी में हवा टरबाइन को घुमाती है, जिससे टरबाइन घूमने की सूरत में बिजली पैदा होती है। थर्मल पावर प्लांट में कोयले से बिजली पैदा होती है। कोयले को जलाने से स्टीम रिलीज होती है, जिससे पहिए घूमते हैं और काइनेटिक एनर्जी बनती है। न्यूक्लियर एनर्जी के केस में भी पहिया घूमने का काम स्टीम करती है, लेकिन स्टीम बनाने के लिए हमें पानी को गर्म करना पड़ता है। थर्मल एनर्जी में कोयला पानी को हीट अप कर देता है। इसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर रिएक्शन पानी को गर्म कर देता है। चेरनोबिल प्लांट में पानी करीब तरीन वाकया नदी से लिया जाता है। अहम चीज ये थी कि पानी की सप्लाई मुसलसल जारी रहनी चाहिए। इसके लिए वाटर पंप जो पानी को पाइप से मुंतकिल करते थे वो हमेशा चालू रहने चाहिए। लेकिन तब क्या होगा जब बिजली चली जाए? इसके लिए चेरनोबिल प्लांट में इजाफी डीजल जनरेटर लगाए गए थे ताकि हमेशा वाटर पंप को बिजली मिलती रहे। लेकिन इन जनरेटर को चलाने में 1 से 2 मिनट लगते थे। 1 से 2 मिनट के लिए भी एक और तरीका चाहिए था कि वाटर पंप चलते रहें। चेरनोबिल रिएक्टर बनाने वालों ने कहा था कि इजाफी 1-2 मिनट के लिए जो बिजली चाहिए होगी ये न्यूक्लियर रिएक्टर से ही आ सकती है। 26 अप्रैल 1986 को इसी तजर्बे के लिए टेस्टिंग हो रही थी। ये टेस्ट पहले भी किए गए मगर कभी कामयाब नहीं हो सके थे। इंजीनियर्स को उम्मीद थी कि इस बार टेस्ट कामयाब हो जाएगा। 25 अप्रैल को भी शेड्यूल टेस्ट नहीं हो सका था। अब आगे की कहानी समझने के लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर को समझना पड़ेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर का अहम हिस्सा मेन कोर 3 चीजों से बनता है। इनमें फ्यूल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स और मॉडरेटर्स होते हैं। फ्यूल रॉड्स असल में न्यूक्लियर फ्यूल है जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। इस केस में यूरेनियम डाइऑक्साइड प्लस यूरेनियम 235 आइसोटोपस शामिल होता है। हम सब जानते हैं एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। आइसोटोपस वेरिएशन का आंसर है। यूरेनियम 235 ऐसा आइसोटोपस है जिससे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो सकता है। यूरेनियम वाला आइसोटोपस U35 गैर मुस्तहकम होता है जो टूटता रहता है, जिससे रेडिएटर्स जारी होती है। ये अपनी जगह हो तब भी और अगर कोई न्यूट्रॉन टकराए तो तब भी टूट सकता है। दोनों केसेस में ऐसे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं।
इजाफी न्यूट्रॉन जब दूसरे एटम से टकराते हैं तो इस अमल से चेन रिएक्शन होने लगता है, जिसे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को कम करने के लिए कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है और कंट्रोल रॉड्स बोरोन कार्बाइड का वो अंसर है जो न्यूट्रॉन्स को अच्छे तरीके से जज्ब करता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में इजाफी बनने वाले न्यूट्रॉन्स बोरॉन में जज्ब होते हैं और वो बाकी अंसर से नहीं टकराते, जिससे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की रफ्तार कम हो जाती है। रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को कवर में जहां जहां फ्यूल रॉड्स को दाखिल किया जाता है, इसकी साइड पर कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट किया जाता है। जितना ज्यादा रॉड्स को अंदर दबाएंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन की रफ्तार कम होती जाएगी। मॉडरेटर्स रिएक्शन की रफ्तार बढ़ाने का काम करते हैं। ज्यादातर न्यूक्लियर प्लांट में पानी को बतौर मॉडरेटर्स इस्तेमाल किया जाता है। चेरनोबिल में ग्रेफाइट को मॉडरेटर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। चेरनोबिल प्लांट में 26 अप्रैल की रात इंजीनियर टेस्टिंग में मसरूफ थे। इन्हें टास्क सौंपा गया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में 16 मेगावाट पैदा होने वाली बिजली को 7 मेगावाट तक लाया जाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कंट्रोल रॉड्स को दाखिल किया तो ये पावर और कम हो गई। जितनी पावर तवक्के की जा रही थी इससे भी कम हो गई और एनर्जी 30 मेगावाट तक चली गई। इंजीनियर्स को समझ नहीं आया था कि प्लांट में हो क्या रहा है। इसके पीछे वजह यही थी, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में एक बाय प्रोडक्ट ज़ीनॉन 135 बन रहा था। ज़ीनॉन भी बोरॉन की तरह अच्छे तरीके से न्यूट्रॉन्स को जज्ब कर लेता था। क्योंकि रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट बन रहा था, इसलिए ज्यादा न्यूट्रॉन्स को जज्ब कर रहा था और बिजली तवक्का से कम पैदा हो रही थी। बिजली तवक्का से कम पैदा होने पर पावर प्लांट की शिफ्ट सुपरवाइजर एनाटोली ने वर्कर्स को कंट्रोल रॉड्स बाहर निकालने की हिदायत की ताकि रिएक्शन स्पीड अप हो जाए। रात के 1 बजे पावर 200 मेगावाट तक पहुंच गई। एनाटोली ने मजीद कंट्रोल रॉड्स बाहर निकालने की हिदायत की। रिएक्टर में 211 कंट्रोल रॉड्स थे, जिनमें से 8 के अलावा बाकी तमाम बाहर निकाल लिए गए थे। ये कवानीन के खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि कवानीन के मुताबिक रिएक्टर में 15 से कम कंट्रोल रॉड्स नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने रिएक्टर में सिर्फ 8 कंट्रोल रॉड्स रहने दिए, जिसकी वजह से पावर तेजी से बढ़ने लगी। 1:19 पर तेजी से कंट्रोल रॉड्स बाहर निकाले गए, जिससे रिएक्शन की रफ्तार मजीद बढ़ गई। कोर के अंदर मौजूद पानी स्टीम में बदल गया। रिएक्टर में पानी की मिकदार कम होती गई। पानी यहाँ क्लोंट का काम कर रहा था। जैसे जैसे पानी स्टीम में तब्दील हो रहा था, पानी क्लोंट की तरह एक्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से रिएक्शन की रफ्तार मजीद बढ़ गई। रिएक्टर में मॉडरेटर्स का काम ग्रेफाइट कर रहा था। पानी आहिस्ता आहिस्ता भाप बनता गया। ज़ीनॉन जो रिएक्शन को कम कर रहा था, वो रिएक्शन की रफ्तार बढ़ने की वजह से जल गया। अब न्यूट्रॉन्स को जज्ब करने के लिए ज़ीनॉन भी नहीं बचा था। यही वो पॉइंट था जहां एक्सट्रीम पावर सर्च हो गया। न्यूक्लियर रिएक्शन की रफ्तार और बढ़ गई थी। स्टीम भी बहुत ज्यादा बन रही थी, जिससे लिड हिलने लगी। पूरी इमारत में शॉक फ्यूज पैदा हो गए। इंजीनियर्स ने इस सूरत हाल से इमरजेंसी बटन दबाने की जरूरत महसूस की। 1:23 पर इमरजेंसी बटन दबाया गया। जैसे ही इमरजेंसी बटन दबाकर सारी कंट्रोल रॉड्स दोबारा रिएक्टर में दाखिल किए गए तो कंट्रोल रॉड्स की टिप पर ग्रेफाइट मौजूद था, जिससे अचानक जोरदार धमाका हो गया। ग्रेफाइट ने पहले से तेज चलने वाली रिएक्शन को और ज्यादा तेज कर दिया। रिएक्टर के पावर जनरेशन 3300 मेगावाट तक जा चुकी थी। पहला धमाका इमरजेंसी बटन दबाने के 6 से 8 सेकंड बाद हुआ। धमाके की वजह से रिएक्टर का कोर पिघल गया। 2 से 3 सेकंड बाद एक और धमाका हुआ। इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर 1000 टन की लिड लगाई गई थी, वो भी धमाके से हवा में उड़ गई। धमाके से तापकार शुआएं फिजा में फैल गई और 2 लोग मौका पर हलाक हो गए। 100 से ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट और 5% यूरेनियम फ्यूल माहौल और फिजा में फैल गया। 1:26 पर फायर अलार्म बज उठे और इमदादी टीमें मौका पर पहुंची। इब्तदा में इमदादी टीमों को अंदाजा न हुआ कि असल में हुआ क्या है। उन्होंने इसे मामूली आग समझकर बुझाने के लिए पानी डालना शुरू किया, लेकिन इन्हें नहीं पता था आतिशज़दगी ग्रेफाइट से लगी थी। इस आग पर आसानी से काबू नहीं पाया जा सकता था। आग को बुझाने में 10 दिन लगे। हेलीकॉप्टर के जरिए फिजा से हजारों टन क्ले, सैंड और बोरॉन जैसे एलिमेंट को आग पर डालने का कहा गया। ये वो एलिमेंट है जो रेडिएशन के फैलाव को कम कर सकते थे, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था। हेलीकॉप्टर को चीजें आग पर गिराने के लिए आग के ऊपर से गुजरना पड़ता, जो बहुत खतरनाक था। आग पर काबू पाने के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश भी कर गया था, जिसमें 4 लोग मारे गए। इमदादी टीमों का अमला जब खरकाम पहुंचा तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। 134 कारकुनों में तापकारी से मुतालिक बीमारियों की तशखीस हुई। उनमें से 28 कारकुनों की मौत इस वाक़े के चंद माह के अंदर हो गई, जबकि बच जाने वालों में से 19 मजीद हलाक हो चुके थे। आग तो 10 दिन बाद बुझ गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा मिकदार में हीट पैदा हो रही थी, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल था। हीट की वजह से
रिएक्टर बुनियादें हिल गई थी। ये चीज बहुत खतरनाक थी क्योंकि रिएक्टर के नीचे पानी का टैंक था जो रेडियो एक्टिव वाटर से भरा हुआ था, जिससे तीसरा धमाका होने का अंदेशा था। धमाके की सूरत में तापकार शुआएं और ज्यादा फैलने का खतरा था। इस खतरे से बचने का एक ही तरीका था कि टैंक में जाकर पानी जाया कर दिया जाए। पानी में जाना जानलेवा था, मगर फिर भी 3 लोग जान की परवाह किए बगैर टैंक में गए और पानी को निकालने के लिए सुराख ढूंढे। ये तीनों लोग सोवियत यूनियन के लिए मसीहा साबित हुए, क्योंकि अगर तीसरा धमाका होता तो लाखों के मरने का अंदेशा था, जबकि अगले 5 लाख बर्स के लिए कुछ यूरोपियन ममालिक रहने के काबिल ना रहते। इस वाक़े में अच्छी खबर ये थी कि पानी में जाने वाले तीनों लोग जिंदा बच गए। एक 2005 में दिल का दौरा पड़ने की वजह से मर गया और 2 अभी भी जिंदा हैं। जब ये वाक़या रोनुमा हुआ तो सोवियत यूनियन ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन ये ऐसा सानेहा था जिसे छुपाया नहीं जा सकता था, क्योंकि रेडियो एक्टिव डस्ट स्वीडन तक पहुंच चुकी थी। इसलिए हकायक को मंजरे आम पर लाना सोवियत यूनियन के लिए मजबूरी बन गया था। 2 मई 1986 को प्लांट के इर्द गिर्द 30 किलोमीटर के इलाके को एक्सक्लूशन जोन करार दिया गया। साइंसदानों और हकाम बाला के अलावा इस इलाके में किसी को दाखिले की इजाजत नहीं थी। रेडियो एक्टिव वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए रिएक्टर के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया गया था ताकि रेडिएशन को कंट्रोल किया जा सके। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना होने की वजह से स्ट्रक्चर 28 साल तक चला, जिसके बाद 2010 में पुराने स्ट्रक्चर के ऊपर नया स्ट्रक्चर कायम किया गया। इसके बारे में कहा जाता है कि स्ट्रक्चर अगले 100 साल तक रेडिएशन को फैलने से रोक सकता है। 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा की साइंटिफिक कमेटी ने रिपोर्ट किया था कि वाकई में 20,000 बच्चे थायराइड कैंसर का शिकार हो सकते हैं। इसकी वजह ये थी कि तापकार शुआएं पहाड़ों पर पड़ी थी। गायें घास चरती तो इनके दूध में रेडिएशन की मिकदार ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से बच्चे थायराइड कैंसर में मुब्तला हुए। चेरनोबिल हादसे के सबब सोवियत यूनियन को $235 बिलियन के अखराजात बर्दाश्त करने पड़े। साने की वजह से 1999 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर्स की बुनियाद रखी गई। एसोसिएशन का मकसद दुनिया भर की न्यूक्लियर पावर प्लांट में हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाना था ताकि मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात से बचा जा सके। इनकलाब के वक्त लोग जो खेत और बाग छोड़ गए थे वो अब जंगली हयात के लिए जरखेज आमा जगह बन चुके हैं, लेकिन यहाँ अब इंसान हजारों साल तक आबाद नहीं हो सकते।